हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त फार्मासिस्ट कुलदीप मौर्य। मैं आज आपको बताऊंगा एंटीबायोटिक के बारे में। आपने अपने जीवन काल में कम से कम एक बार तो एंटीबायोटिक ज़रूर ली होगी। तो आज मैं उसी एंटीबायोटिक के बारे में आप सब लोगों को बताऊंगा कि एंटीबायोटिक क्या होती है, इसका उपयोग कैसे करना है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं। इसी सब चीज़ों के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। एंटीबायोटिक क्या होता है? एंटीबायोटिक एक प्रकार की मेडिसिन है जो बैक्टीरिया के विकास को नष्ट कर देता है या धीमा कर देता है और संक्रमण को फैलने से रोकता है। एंटीबायोटिक मेडिसिन किस तरह से काम करती है? एंटीबायोटिक मेडिसिन दो तरह से काम करती है। एक, बैक्टीरिया को शरीर के विभिन्न ऑर्गन्स में बढ़ने या मल्टीप्लाई होने से रोकती है और दूसरी उन्हें खत्म करती है। एंटीबायोटिक कैसे कार्य करते हैं? बैक्टीरिया के तेजी से बढ़ने और लक्षण दिखाने से पहले शरीर का रोग प्रतिरोधक तंत्र सामान्य तौर पर इन्हें नष्ट कर देते हैं। हमारे पास एक विशेष श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, जो हानिकारक बैक्टीरिया पर आक्रमण करती हैं। कभी कभी जब बैक्टीरिया का इन्फेक्शन गंभीर होता है तब एंटीबायोटिक की सहायता लेनी पड़ती है, जो बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं या उनके विकास को रोक देते हैं। कई बार संक्रमण को यानी इन्फेक्शन को रोकने के लिए एंटीबायोटिक को सर्जरी के पहले भी दिया जाता है। एंटीबायोटिक का उपयोग। एंटीबायोटिक हमें डॉक्टर की सलाह के बगैर नहीं लेना चाहिए। हर बीमारी के लिए अलग प्रकार के एंटीबायोटिक होते हैं, जिसे डॉक्टर की सलाह से ही लें। एंटीबायोटिक का उपयोग कुछ तरह के जीवाणु बैक्टीरिया इन्फेक्शन के इलाज या रोकथाम के लिए किया जाता है। वे बैक्टीरिया को मारने या उनके प्रजनन करने और फैलने को रोकने का काम करते हैं, लेकिन ये हर चीज़ के लिए उपयोगी नहीं होते हैं। एंटीबायोटिक को हम तीन तरह से ले सकते हैं, जैसे ओरल एंटीबायोटिक या गोलियां, कैप्सूल या लिक्विड के फॉर्म में आता है, जिसका उपयोग शरीर में हल्के से मध्यम संक्रमण के उपचार के लिए किया जाता है। इसको हम ओरली ले सकते हैं। नंबर 2 पे आता है टॉपिकल एंटीबायोटिक। टॉपिकल एंटीबायोटिक में जैसे क्रीम, लोशन, स्प्रे या ड्रॉप, जो अक्सर त्वचा के संक्रमण के इलाज के लिए उपयोग किए जाते हैं। इनको हम तीसरा, हम इन्हें इंजेक्शन के रूप में ले सकते हैं। ये रक्त या मांसपेशियों में सीधे ड्रिप या इंजेक्शन के माध्यम से दिए जा सकते हैं और आमतौर पर अधिक गंभीर संक्रमण के लिए इनका उपयोग किया जाता है। एंटीबायोटिक के साइड इफ़ेक्ट क्या हैं? अन्य दवाओं की तरह भी एंटीबायोटिक के भी साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जैसे वोमिटिंग, उल्टी आना, खट्टी डकार आना, डायरिया, एलर्जी आदि जैसे कंडीशन हो सकते हैं। एंटीबायोटिक कितने प्रकार के होते हैं? वैसे तो एंटीबायोटिक दवाएं सैकड़ों प्रकार के होते हैं, लेकिन उनमें से ज़्यादातर मोटे तौर पर उनको 6 समूहों में बांटा गया है। जैसे नंबर 1 पेनिसिलिन, जैसे एमोक्सिसिलिन। इनका उपयोग त्वचा के संक्रमण, छाती के संक्रमण और यूरिनरी ट्रैक्ट के संक्रमण सहित विभिन्न प्रकार के इन्फेक्शनों का इलाज के लिए किया जाता है। नंबर 2 सेफेलोस्पोरिन जैसे सिफ्लैक्सिन। इनका उपयोग संक्रमणों की एक विस्तृत श्रृंखला का इलाज करने के लिए किया जाता है, लेकिन कुछ अधिक गंभीर इन्फेक्शन के इलाज के लिए भी यह प्रभावी होते हैं, जैसे कि सेप्टिसीमिया, मेनिंजाइटिस आदि। नंबर 3 एमिनोग्लाइकोसाइड्स,
जैसे जेंटामाइसिन और टोबैमाइसिन। अस्पताल में इनका उपयोग केवल सेप्टिसीमिया जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज करने के लिए किया जाता है, क्योंकि वे गंभीर दुष्प्रभाव पैदा कर सकते हैं, जैसे बहरापन और गुर्दे की क्षति, मतलब किडनी डैमेज आदि शामिल हैं। इन्हें आमतौर पर इंजेक्शन द्वारा दिया जाता है, लेकिन कुछ कान या आँखों के संक्रमण के लिए इन्हें बूंदों के रूप में भी दिया जा सकता है। नंबर 3, टेट्रासाइक्लिन, जैसे डॉक्सीसाइक्लिन। डॉक्सीसाइक्लिन का उपयोग कई प्रकार के संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है, आमतौर पर मध्यम से गंभीर मुहासे और रोजेशिया के इलाज के लिए किया जाता है। नंबर 5, मैक्रोलाइड्स। मैक्रोलाइड्स जैसे एरिथ्रोमाइसिन और क्लेरिथ्रोमाइसिन। क्लेरिथ्रोमाइसिन और एरिथ्रोमाइसिन का उपयोग छाती के संक्रमण के लिए किया जाता है, या पेनिसिलिन एलर्जी वाले लोगों के लिए, या बैक्टीरिया के पेनिसिलिन प्रतिरोधी प्रकारों के इलाज के लिए किया जाता है। नंबर 6, फ्लोरोक्विनोलोन, जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लेवोफ्लॉक्सासिन आदि। ये एंटीबायोटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, जिनका उपयोग कई प्रकार के संक्रमणों के इलाज के लिए किया जा सकता है। एंटीबायोटिक लेते समय हमें क्या नहीं करना चाहिए? एंटीबायोटिक कभी कभी अन्य दवाओं या पदार्थों के साथ मिलकर प्रतिक्रिया कर सकती हैं, जिसका मतलब है कि इसका असर आपकी अपेक्षा से भिन्न हो सकता है। जैसे हमें शराब के साथ एंटीबायोटिक नहीं लेना चाहिए। जैसे जब आप मेट्रोनिडाजोल या टिनेडाजोल ले रहे हों, तब ये दवाइयाँ लेने के 48 घंटे बाद तक आपको शराब बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि इन एंटीबायोटिक्स और शराब के मिलने से बहुत बुरे परिणाम हो सकते हैं, जैसे उबकाई, मतलब जी मचलाना और उल्टी आना, पेट में दर्द, चेहरे और शरीर पर गर्मी महसूस होना, हार्ट फ्लॉसेस, सिर में दर्द होना आदि। एंटीबायोटिक के साथ शराब न पीने की सलाह, इसीलिए एंटीबायोटिक के साथ शराब न पीने की सलाह दी जाती है। और कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जिनका इस्तेमाल आपको विशेष एंटीबायोटिक के साथ नहीं करना चाहिए, या एक साथ इनके इस्तेमाल से पहले आपको अपने डॉक्टर से सलाह ले लेनी चाहिए। जैसे पेनिसिलिन, आमतौर पर पेनिसिलिन और मेथोट्रेजेट, जो सोरियासिस, रूमेटाइड अर्थराइटिस और कुछ प्रकार के कैंसर के इलाज में काम आता है, इसका सेवन एक साथ नहीं करना चाहिए। इन दवाइयों के एक साथ इस्तेमाल से बहुत सारे बुरे परिणाम हो सकते हैं। हालांकि पेनिसिलिन के कुछ प्रकार, जैसे कि एमोक्सिसाइक्लिन का मेथोट्रेजेट के साथ उपयोग किया जा सकता है। अब दूसरी मेडिसिन आती है सेफ्लोस्पोरिन्स। यदि आप खून पतला करने की दवाइयाँ, एंटीकोगुलेंट्स जैसे कि हिपेरिन या वारफेरिन का इस्तेमाल सेफ्लोस्पोरिन्स के साथ करेंगे तो ब्लीडिंग की संभावना अधिक हो जाएगी। यदि आपको इलाज में सेफ्लोस्पोरिन का उपयोग करने की आवश्यकता है तो आपको एंटीकोगुलेंट्स की मात्रा बदलनी पड़ सकती है, या खून की अतिरिक्त निगरानी करनी पड़ सकती है। नेक्स्ट मेडिसिन एमिनोग्लाइकोसाइड। हमें एमिनोग्लाइकोसाइड के साथ एंटीबायोटिक नहीं लेनी चाहिए। जैसे आपके गुर्दे और सुनने की क्षमता को नुकसान होने का खतरा बढ़ जाता है यदि आप इनमें से कोई दवा ले रहे हैं। जैसे फंगल संक्रमण के इलाज के लिए साइक्लोस्पोरिन, स्वप्रतिरक्षित ऑटोइम्यून कंडीशन के इलाज के लिए। अब आगे हम बात करेंगे कि एंटीबायोटिक की डोज क्या होती है।
एंटीबायोटिक मेडिसिन की खुराक रोगी के वजन, उम्र और बीमारी के हिसाब से तय की जाती है। आमतौर पर इन्हें 15 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम वजन के हिसाब से दिया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति 60 से 65 किलोग्राम वजन का है तो उसे रोजाना लगभग 1000 मिलीग्राम यानी mg या 1 ग्राम एंटीबायोटिक दी जाती है। उम्र के आधार पर एंटीबायोटिक की यह मात्रा कम या ज़्यादा होती है। जैसे 12 साल से कम उम्र के बच्चों को तकरीबन 125 mg से 250 mg एंटीबायोटिक दी जाती है। बहुत छोटे बच्चों को एंटीबायोटिक मेडिसिन सिरप के रूप में करीब 1 चम्मच या 5 ml दी जाती है। अब आगे एंटीबायोटिक लेते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कई बार रोगी समय से दवा नहीं ले पाता या किसी कारणवश दवा लेना भूल जाता है। इस स्थिति में रोगी को वो खुराक छोड़कर नियत शेड्यूल जारी रखना चाहिए। अगली बार डबल खुराक नहीं लेनी चाहिए। अतिरिक्त खुराक या ओवरडोज लेने से रोगी की सेहत पर कई दुष्परिणाम भी हो सकते हैं, जैसे उल्टी, मतली, पेट दर्द, डायरिया, चक्कर आना, स्किन रैशेज, इचिंग, एलर्जी आदि की समस्या हो सकती है। इनके अलावा गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली महिलाएं और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को भी एंटीबायोटिक दवाएं देना ठीक नहीं होता है। ज़्यादातर एंटीबायोटिक दवाएं खाली पेट नहीं लेनी चाहिए। आमतौर पर माना जाता है कि दवाएं खाली पेट लेने से जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती हैं, लेकिन एंटीबायोटिक दवाओं के साथ ऐसा नहीं है। इनसे पेट की समस्या होने का खतरा रहता है। फूड पाइप में छाले पड़ने की आशंका रहती है, पेट में जलन होती है, उल्टी, मितली आ सकती है। इसलिए एंटीबायोटिक दवाएं खाना खाने के बाद या खाने के साथ लेना बेहतर हो सकता है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने जाना एंटीबायोटिक क्या है, उसके प्रकार क्या हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, ये कैसे काम करते हैं। ये थी आज की वीडियो। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।